मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल का 2 साल पूरा कर लिया है। 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने इस राज्य की बागडोर संभाली थी। 2 साल गुजर गए और अब जनता ये जानना चाहती है कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है इन 2 वर्षों में। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि ये जो 2 साल रहा, ये कोविड के कारण एक अलग तरीके से चुनौतियों भरा रहा, इसलिए इसको उसी अंदाज में देखने की भी जरूरत होगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। इनसे हम पहला सवाल सर आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले शुभकामनाओं के साथ, कि 2 वर्ष निकल गए, आप अपने कामकाज का आकलन खुद कैसे कर रहे हैं? जैसे कि आपने पहले ही कहा कि कोविड के कारण ये 2 साल कई मायने में चुनौती भरा रहा और मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया थम सी गई थी। लेकिन ये 2 सालों में भी हम लोगों ने चैन की सांस नहीं ली। नित नए विचार, नई सोच, नई कार्य योजना राज्य के लिए, चूँकि झारखंड प्रदेश पिछड़े प्रदेशों में से एक है। यहाँ मजदूर, किसान, जहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, उनके बारे में, और इसी मेहनत का एक सामने उदाहरण है जो दिख रहा है कि आज जो पूर्व में सरकार कहीं ब्लॉक हेडक्वार्टर से, कहीं जिला हेडक्वार्टर से, कहीं राज्य के हेडक्वार्टर से चलाती थी, अब सरकार पूरी तरीके से गांव में है, पंचायतों में है और पूरे राज्य में माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी सरकार के प्रोग्राम के साथ खड़े हैं। एक उत्साह भरा वातावरण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर गूंज रही है और पूरी महक में मतलब हर वो चीज अब लोगों के रीच पर है, लोगों के पहुंच तक है, जो वो कभी सपना नहीं देखते थे। और आज यही नतीजा है कि जहां आज विगत 15 नवंबर जब हमारा स्थापना दिवस था, उस समय से सरकार की पूरी मशीनरीज गांव में है। इस दौरान लगभग 30-35 लाख आवेदन सरकार को मिला और जहां 20 से 25 लाख आवेदन लगभग ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। इतने बड़े मुहिम में कहीं कहीं कुछ छोटी बड़ी घटनाएं की शिकायतें भी हमें मिली, उन शिकायतों का निष्पादन भी किया गया। कई बार मुझे रात में कुछ गरीबों का, कुछ जरूरतमंदों की खबरें कभी फेसबुक में देखने को मिला, व्हाट्सएप में देखने को मिला, ट्विटर के माध्यम से देखने को मिला। और जिस वक्त हमें मिलता है उसके 1 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान भी होता है, चाहे रात के 1 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो। तो ये जो एक परिपाटी है, जो हम लोगों ने, जहां लोगों तक न सरकार की नजरें पहुंचती थी, न सरकार की आवाजें पहुंचती थी,
न सरकार की योजनाएं पहुंचती थी। क्योंकि झारखंड का जो भौगोलिक ये है बनावट है वो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें कई कारणों से नहीं भी पहुंच पाती थी और कागजों में ही चीज रहती थी। आखिर सरकार तो राज्य के लोगों के लिए बनी है। अगर सरकार जो योजना बनाती है उन योजनाओं की जानकारी ही लोगों को ना मिले तो वो वैसे योजना बनाने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है और नुकसान भी है। आज लगभग सरकार जो 2-4 महीने से थोड़ा इधर उधर मूवमेंट करने के लिए प्रयास कर रही है और इधर उधर कुछ हलचलें भी होने लगी हैं। इस वैश्विक महामारी भी साथ साथ चल रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमें ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि उसको हमको ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है कि जहां मजदूर, किसान, जरूरतमंद, गरीब, पिछड़ा लोग हो तो उनके बारे में उनको राहत पहुंचाने के लिए उनको आज के इस समय में कैसे वो सरवाइव करें, उनको आज हम लोगों ने हर अलग अलग वर्ग, अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, महिला हो या पढ़ा लिखा नौजवान हो या ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान हो, सब के लिए अलग अलग तरीके से जो जिस लेवल पे लोग हैं, हम लोग उस लेवल में जाकर के उन लोगों के साथ जमीन में बैठकर उनकी भावनाओं के साथ, उनकी मनस्थिति के साथ अपनी चीज़ों को मैच करा करके उनको हम लोग अपने साथ और सरकार के से मदद और सरकार का सहयोग उनको मिल रहा है। आज आप देखते होंगे कि मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि कहीं ट्रैक्टरों से, कहीं बैलगाड़ी से, कहीं और संसाधनों से पहुंच करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि सरकार आपके द्वार, जो समस्या है आप हमें बताएं। सर, सरकार आपके द्वार जो आपने मुहिम शुरू किया, एक पत्रकार के नाते हम लोग भी कई जगह गए और हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया और लोगों में एक रिस्पांस भी देख रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के पैरामीटर पर आपने एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो लाया, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास 2 वर्ष पहले खाली खजाना मिला था और दूसरी तरफ आप पूरे राज्य के बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी देने का आपने एक तरीके से अभियान छेड़ दिया। तमाम दिव्यांगों को चिन्हित करके पेंशन देने का आपने अभियान छेड़ दिया। तमाम विधवाओं को, परित्यक्ता को। इतना बड़ा डिसीजन कोई सरकार, मतलब आप एक तो कैसे ये डिसीजन लिए और ये रेवेन्यू मॉडल कहां से आप खड़ा करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ये निर्णय हमने मन में 2013-14 में ही ले लिया था, क्योंकि यहाँ की हालात को जितना करीब से हमने महसूस किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे लोगों को हम मदद पहुंचा पाए। इनफैक्ट मेरी नहीं बल्कि हर जनप्रतिनिधि की ये एक ऐसी समस्या थी जहां लोग मुंह चुराते भागते थे। जरूरतमंद लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि बहुत हुआ तो अपना जेब से 1000 रुपये निकाला, उसके बाद उसके तरफ मुंह मुड़ के भी नहीं देखा, फिर पता नहीं चुनाव के बाद भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसा घटना है, वो एक ऐसी चीजें होती हैं जहां जरूरतमंद के लिए महरम नहीं बल्कि और उसको तकलीफ देने का है। बिल्कुल। तो हमने
इस बात को महसूस किया है और मेरा अनुभव भी रहा है छोटे से राजनीतिक कार्यकाल में कि जिस राज्य में लोगों को तन ढकने का कपड़ा ना हो, जिस शहर में, जिस राज्य में लोगों को 2 वक्त का अनाज ना मिले, जिस राज्य में लोगों को इलाज के लिए छोटा सा दवा खरीदने के लिए पैसा ना मिले, पैसा ना जुटा पाए, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ राज्य का विकास हो सकता है? ये उन लोगों के लिए इतनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना है कि जो भी इस बात को कहता है कि हम राज्य को यहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, वो बकवास बात है, मेरा यह मानना है। तो हमने इस चीज को जब समझने का कोशिश किया, प्रयास किया कि जब तक लोगों के चेहरे में एक मुस्कान, उसके सोच में जब तक एक भविष्य को लेकर नई विचार या अपने को आगे बढ़ाने की एक इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, राज नहीं बढ़ सकता। तो हमने उसके व्यक्तिगत कुछ समस्याओं का समाधान निकालने का कोशिश किया। मैं नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी समस्या का समाधान मैं उनका कर पाया हूं या कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन एक उनकी जो बड़ी चिंता थी, वो उस चिंता को हमने घटाने का प्रयास किया और हमारा अभी फोकस भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम को लेकर ज्यादा चिंता है। आप और वैसे भी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन सारी स्कीम कहीं ना कहीं बीच मझधार में अटकती हुई दिखती है, लोगों को सही तरीके से मिल नहीं पाता। उन सब को रीऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए आज सीधे उनके दरवाजे पर, जहां बिचौलियों का एक बड़ा जमात था, अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, सरोजन पेंशन स्कीम से अब कौन दलाल बीच में घुसेगा? ये तो अब लेने वाला का भी अपना राइट हो गया और देने वाले की भी अपनी स्वतंत्रता हो गई। बुजुर्गों को पेंशन पहले भी मिलता था, लेकिन जिस गांव में 2 लोगों को ना मिलता हो, 2 लोगों को मिलता हो, 10 लोगों को ना मिलता हो, तो जो एक असमानताएं थी, उस असमानता को हमने पाटने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि ये एक निर्णय, तो मुझे लगता है कि देश में ये क्रांतिकारी निर्णय है। हमने देश के प्रधानमंत्री से इस बात को भी कहा था, क्या देश के खजाने में इतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम देश के गरीब गुरबा जरूरतमंद को पेंशन उपलब्ध करा पाए? जब कोई बात नहीं आई तो हमने अपने जिम्मे से इस जिम्मेवारी को उठाया। और संसाधन की जहां तक आप बात कहें, जहां हमने कहा कि हाँ, ये बात जरूर है कि पूर्व की सरकार ने कर्ज को आय का संसाधन समझा और पैसे की बंदरबाट करेगी, पैसे की मतलब बेवजह फिजूल खर्ची की। हमने संसाधनों का प्रबंधन करते हुए, बेहतर करते हुए 20 सालों में पहली बार हमारी सरकार ने सरकार के रेवेन्यू में नए रिसोर्सेस ढूंढकर रिसोर्स बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स इम्पोज किया। आपने देखा, अभी आप देखेंगे कि टोल टैक्स भी हमारा आएगा, जहां मात्र 10 रुपए के कंट्रीब्यूशन में आज सरकार 600 करोड़ रुपए कमा रही है। तो रिसोर्स भी ऐसा नहीं कि हम
उसकी चिंता नहीं है। सरकार को ये भी चिंता सबसे अधिक होती है कि लोगों को अगर हमें राहत देना है तो संसाधन भी जुटाने हैं, और संसाधन का जो जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो भारत सरकार के तरफ से मिलना है, जो और भी रेवेन्यू रॉयल्टी से मिलना है, वो तो एक वर्षों से चला रहा था, फिर भी इनको पूरा नहीं हो रहा था। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट और सरकार ना चलाने के अनुभव का नतीजा है। आप सोचेंगे कि गुजरात से झारखंड को चलाएंगे तो नहीं चल सकता। झारखंड से ही चल सकता है। झारखंड से ही चल सकता है। सर, एक जब आपसे बात होगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो आप पर हमले करता है, पिछले 2 वर्षों से जब से आप आए हैं, अभी हवन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, आपकी खामियां जो गिनाई जा रही हैं, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने बजट में जो राशि है वो मुकम्मल तरीके से खर्च नहीं कर पाई है, अपराध बढ़ा है, जो विपक्ष का कहना है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, विपक्ष जो भूमिका में है, पहले तो वो अपनी विपक्ष की भूमिकाएं अदा करने में विफल है। आज विपक्ष कौन है? विपक्ष का लीडर ही नहीं है इनके पास। और बोरो प्लेयर से ये विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, वो उनका इंटरनल मैटर, मैं नहीं जानना चाहता। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जहां अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का शोषण करते हैं। ये नहीं चाहते कि ये वर्ग आगे आए, और ये उनकी ये संकीर्ण मानसिकता है। संकीर्ण मानसिकता नहीं, उनकी विचार ही वही है। आपने देखा होगा, इनके बड़े बड़े नेता दलितों के घर में जा करके खाना खाने का, अब इनको प्रूफ करना पड़ता है कि हम दलितों के संग हैं, हम पिछड़ों के संग हैं, हम आदिवासियों के संग हैं। इनको अब कहा जाए कि अगर ऐसा, हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ता है कि हम दलित के यहाँ जाके खाएं, हमें आदिवासी के यहाँ जाए, हम अगड़ा के जाए, यहाँ पिछड़ा के यहाँ जाए, हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ता? इनको क्यों जरूरत पड़ता है? और जाते भी हैं तो इनकी मनसा में जो अंदर में जो इनका जो छुपा एक संकीर्ण सोच, वो आपको दिखता होगा। पता चले कि दलित के यहाँ गए तो सही, लेकिन खाना आ रहा है कहीं बाहर होटल से, यहां तक कि नमक भी लाते हैं दूसरे जगहों से ही, तो अखबारों में, टीवी में और सोशल मीडिया में उड़ता रहता है। और ये हमें हवन करेंगे, लोगों में जहर डालिए, तो मास्टर है। समाज के बीच में जहर कैसे पेनिट्रेट किया जाता है, ये इसमें ये डिग्री प्राप्त होल्ड है पूरी जमात। जहां देश में शांत और सौहार्द वातावरण है, वहां इनकी दाल नहीं गलती। जहां लोग लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं, यहां इनकी रोटी बहुत जल्दी पक जाती है। और आग लगाने में इससे आगे देश में कोई नहीं। एक सर सवाल, आपने कहा कि ये समाज में जहर डालते हैं, जो आप मुख्य विपक्षी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। झारखंड का एक मुद्दा, 2 मुद्दा जो रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा में रहा, एक नमाज कक्ष का मामला था, और दूसरा मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने वाली सरकार। ये चौथी सरकार पूरे देश में ये बनी। इसको तुष्टीकरण की संज्ञा देता है विपक्ष। आप बताएं कि ये बिल लाने की नौबत क्यों पड़ी? ये मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन बिल लाने की आपको नौबत क्यों पड़ी? देखिए राजेश जी, मॉब लिंचिंग कानून तो कानून है,
इसमें तुष्टीकरण की बात कहाँ से इनको खुशबू आती है? क्या उसमें कोई हिंदू लिंचिंग एक्ट है, कि मुस्लिम लिंचिंग एक्ट है, कि आदिवासी लिंचिंग एक्ट है? क्या है? कानून सबके लिए बराबर है। कानून बनते भी हैं, कानून डिलीट भी होते हैं। बस वो आपके समक्ष रखा गया एक दस्तावेज है कि आपने गलत किया तो आपके साथ ये कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। आप कीजिएगा तो कानून चलेगा आपको पकड़ने, नहीं कीजिएगा तो कानून कागज में बंद रहेगा। आपको डर किस बात का? मतलब आज कुछ करने जा रहे हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब इस कानून से इनके मंसूबे में पानी फिरेगा, अगर उनको ये शंका है तो। ये तुष्टीकरण कहां से हो गया? ये कानून तो देश में इनकी सरकार को लाना चाहिए, सबसे पहले पार्लियामेंट में आने चाहिए। 2014 के बाद जो देश में हालात बने, हमारे राज्य में सैकड़ों लोग मारे गए, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी मारे गए हैं, आदिवासी भी मारे गए हैं, अन्य लोग भी मारे गए हैं। तो मॉब लिंचिंग किसी एक व्यक्ति को ये नहीं करता, इंडिकेट करता, वो हमें भी करता है, आपको भी करता है। तो ये इनकी ये मैंने कहा ना, ये वो बौद्धिक गुण प्राप्त लोग हैं जहां बातों को कैसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो, हमें भी बहुत कुछ पता है। ऐसा बात नहीं है, इनके कपड़े के अंदर नहीं, इनके मन में क्या है उतना हम भी आज समझने लगे हैं। अब देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मजदूर, किसान समझने लगा है। अभी तो हाल में किसानों ने इनको एक बड़ा झटका दिया है। अभी वही तो मैंने कहा कि ये जहां लोग इनके बहकाव में आते हैं, वहां इनकी थोड़ी रोटी पक जाती है। जहां नहीं आते हैं, इनको अच्छी खासी उनको झटके भी मिलते हैं। सर, दो बहुत छोटे सवाल हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र सीमा 18 से 21 करने की बात की है। झारखंड में जो यहाँ का सामाजिक ताना बाना है, बाल विवाह की खबरें आती रहती हैं, कानून अपना काम करता हुआ अपनी जगह पे है। आप केंद्र सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में भी मास्टर है, और कैसे लोगों के दिमाग, क्योंकि काफी इन्होंने इस पर रिसर्च किया है और इनके अभी काफी सहयोगी भी बने हैं, कैसे लोगों को एक कैलकुलेशन के साथ, और हर चीज आज के दिन में लोगों को समझना, समाज को समझना, और उनके लिए जैसे हम आज कोई कार्य योजना बनाते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो चूंकि हम इसलिए इतना मजबूत कार्य योजना बनाते हैं चूंकि यहाँ के लोगों के ताना बाना को समझते हैं, यहाँ के लोगों के भावना को समझते हैं, यहाँ के लोगों के मनस्थिति को समझते हैं। तो आज इस वजह से वो प्रोग्राम उनके लिए काफी लाभदायक होता है। उसी प्रकार लोग किन चीजों से उनके जो षड्यंत्र को समझ ना पाए, समय समय पर कुछ देश के सामने, दुनिया के सामने रखते हैं।
मुझे बताइए, पहले 14 था, फिर 18 हुआ जी। अब 21 होगा, आगे भी कुछ होगा क्या? आगे मुझे लगता है कि 30-35 साल होगा क्या? मतलब आज के दिन में आपके यहाँ, हमारे यहाँ, कोई सम्राट परिवार के यहाँ जो पढ़े लिखे परिवार है, वहां तो आज के दिन में भी 20-22 साल में ही शादी होती है। अब क्या शो करना चाहते हैं? डंडे की चोट पर आप देश को चलाएंगे? कानून वैसे हो जो लोग, अब ये कानून किन के लिए? अनपढ़ों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, किन के लिए? आज इतनी लोगों में समझ है, बाल विवाह की बात जो लोग कहते हैं, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ, दोनों भाई है, जुड़वा भाई। अगर 100 अच्छी चीजें हैं तो 1-2 जरूर गलत चीज आपको मिलेंगी। लेकिन अब स्थिति यह है कि ये दोनों जुड़वा भाई पूरब पश्चिम चला गया है और नतीजा देश में पूरी हलचल हुई पड़ी रहती है। और आप ये इससे क्या आप साबित करना चाह रहे हैं, ये समझ से हमारे परे है। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल कि अब हम फिर वैसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ओमिक्रॉन एक वायरस एक नए स्वरूप के साथ आ गया। यूरोपियन कंट्रीज में क्या प्रभाव है, अमेरिका में क्या प्रभाव है, आप देख रहे हैं। झारखंड 2 दौर देख चुका है। सेकेंड फेज में जो तकलीफें हुई थी वो आज भी वो दर्द हम महसूस करते हैं। थर्ड फेज न आए झारखंड में, ऐसा न हो, इसके लिए आपकी सरकार क्या सोचकर बढ़ रही है? क्या लोग अस्वस्थ रहें? और चूंकि अब नया साल आने वाला है, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए राजर्षि, संक्रमण हमारे साथ साथ चल रहा है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संक्रमण का ना कोई इलाज है ना कोई दवा है। इस संक्रमण का इलाज, इस संक्रमण का डॉक्टर अपने आप में हम खुद हैं। हमने और सरकार ने जो कोरोना को लेकर एसओपी जारी किया है, जो दिशा निर्देश दिया है या समय समय पर देता है, उसका अनुसरण निश्चित रूप से करें। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ जगहों में अधिक ना रहें, और खुद को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और पूरी राज्य को सुरक्षित रखें। यही इस संक्रमण का मूल इलाज है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थैंक यू मुख्यमंत्री जी, आपने ईटीवी भारत को वक्त दिया। सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है और अभी लंबा सफ़र तय करना है। इन्होंने अपना एक तरीके से विजन भी बताया। अभी फिलहाल समय है खुद को सुरक्षित रखने का, क्योंकि ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस बात का ख्याल रखें। हम सरकार को, मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देंगे कि आगे आपसे फिर मुलाकात का हमें मौका मिले। और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, चूंकि मैंने आपको इसलिए ये कहा कि मैं खुद एक छोटे से गांव से आता हूं और मैंने बुजुर्गों को देखा है, 300 रुपये भी जब मिलते हैं तो उनके चेहरे पे, उन बुजुर्गों के चेहरे पर कितनी खुशी आती है। लेकिन आपने 1000 रुपये रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम जब सामने आए तो उसका असर हमें नजर आए। थैंक यू मुख्यमंत्री जी। अभी तो मात्र
4-6 महीने के हिलडुल में इतनी चीजें आए, अभी थोड़ी सी और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो हमारे जहन में है और लोगों को पहुंचाने हैं। अभी यूनिवर्सल स्कीम गरीब गुरबा जरूरतमंद के लिए, अभी होनहार बच्चों के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप। ये देश में हमारे कई निर्णय इस बार ऐसे हैं जो अनमैच्ड है, और ऐसा नहीं है। अगर हम बजटीय प्रावधान को देखेंगे तो बहुत बड़ा, हम उसमें कोई, मुझे इसमें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने संसाधन से चीजों को जुटा ले रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जो लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और जिस रास्ते पर एक राज्य को दिशा देने का प्रयास है, वो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक इसको देखेगी, इसका लाभ लेगी। हम कोई भी चीजें काम या योजना बना रहे हैं तो ये योजना क्षणिक भर का नहीं है, ये योजना लॉन्ग टर्म प्लान हमारी हो रही है। और चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, हम को लोगों ने बहुत लुभावने सपने दिखाए हैं, लेकिन मैं उन सपनों पर नहीं जीता, मैं हकीकत में जीता हूं। मुझे पता चला कि इतने इन्वेस्टमेंट का आश्वासन मिला है, हम बोले छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट पहले होने दो, और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। थैंक यू सर। देखिए, थोड़े से समय में एक सरकार की योजना, उसकी दूरदर्शिता के बारे में पूरी बात कर लेना ये संभव नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि जनता के बीच जो बेसिक सवाल हैं वो मुख्यमंत्री से पूछें, और मुख्यमंत्री ने इसका जवाब भी दिया। अब आपको तय करना है कि मुख्यमंत्री के जवाब में कितना दम है। राजेश कुमार सिंह, ATV भारत, रांची।